हम्म तो क्या डिस्कस करेंगे आज हम? हाँ कह रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको अकाउंटिंग करते समय फॉलो करनी है। और क्या ये आप अकेले फॉलो कर रहे हो? जी नहीं, आपके साथ वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं जो भी अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, जितने भी लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सारे के सारे ये लोग ये रूल्स को फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सेंस में इसकी डेफिनेशन है कि principles of accounting are the general rules adopted as to guide action. They are accepted and adopted by everyone doing accounting. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि जो भी इंसान अकाउंटिंग कर रहा है वो इसे फॉलो कर रहा है। एंड दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब क्या? इंडिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कहीं भी चले जाओ, हर जगह पे इंडिया की छोटी दुकान है वहाँ पे भी ये रूल फॉलो हो रहा होगा, और अगर हमारे पास कनाडा की कोई बड़ी दुकान है या बड़ी कंपनी है वहाँ पे भी ये रूल फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, अब अगली बात आती है कि हमारे पास ये रूल्स आए कैसे। ठीक है, अब अकाउंटिंग के रूल्स हमें भगवान ने बना के तो दिए नहीं। ठीक है, ये रूल्स कहीं ना कहीं ह्यूमन मेड है। तो ह्यूमन मेड रूल्स कैसे आए? ठीक है, ह्यूमन मेड रूल्स आते हैं हमारे पास दो चीज़ों से। पहला होता है अजम्पशन से, और दूसरा होता है हमारे पास एक्सपीरियंस से। ठीक है, किस किस से आते हैं? अजम्पशन से एंड एक्सपीरियंस से। अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशंस का मतलब होता है जैसे हम जब लाइफ जी रहे हैं तो हम लोग कुछ मान के चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मान के चल रहे हैं कि हम 60 70 80 साल तक जिएंगे, तभी हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, वरना आज हम पढ़ाई थोड़ी कर रहे होते। अगर हमें पता चल जाए कल दुनिया खत्म होने वाली है तो आज हम मस्ती मारना शुरू कर देंगे, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम इतने साल जिएंगे। हाँ या ना? क्लियर? तो जैसे हमने ये अज्यूम किया है, वैसे अकाउंट्स के अंदर में भी कुछ चीज़ें हमें अज्यूम करनी पड़ती हैं। जो भी चीज़ें हम अज्यूम करके चल रहे हैं दे आर नोन एज कंसेप्ट। दे आर नोन एज कंसेप्ट। ऑन द अदर हैंड हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से डराइव की हैं। एक्सपीरियंस से डराइव करने का मतलब क्या होता है? कि हमने देखा कि लाइफ में ऐसे 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 कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम हेल्दी खाएंगे तो लंबा जिएंगे, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छी हेल्थ रहेगी। ये एक्सपीरियंस है ना हमारा। हमें ऐसा तो नहीं कि हमें भगवान ने कहा बेटा एक्सरसाइज कर, हमने कहा ठीक है हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, हमें भगवान ने कहा कि बेटा अच्छा ही खाइयो, ठीक है, तो हमने अच्छा खाना शुरू किया। नहीं, हमें भगवान ने नहीं, हमने एक्सपीरियंस किया कि अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं, तला भुना नहीं खाते हैं, चीज़ें नहीं खाते हैं, तो हमने एक्सपीरियंस किया कि हमारी बॉडी एक अच्छी तरीके से बिहेव कर रही है ना। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो वैसे ही बिजनेस के अंदर, अब बिजनेस भी बहुत लंबे समय से लोग करते आ रहे हैं, तो जब लोगों ने बिजनेस किया, उसमें कुछ प्रैक्टिस को फॉलो किया, तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर हम ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे ना तो इससे अच्छे कंक्लूजन आएंगे। तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कैसे बने? कुछ एक्सपीरियंसेस से बने। तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल दो सोर्सेज से बने। पहला, कुछ अजम्पशन जो सभी लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं सब मान के चल रहे हैं, और दूसरा एक्सपीरियंसेस जो कि बहुत लंबे समय से लोगों के पास मिल रहा है, और फिर वो एक्सपीरियंस ही आज के टाइम में प्रिंसिपल बन गए। ठीक है, तो बहुत से लोग अगर एक बात मान ले तो दीज आर नोन एज अजम्पशंस, और अगर हमारे पास कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से डराइव की जाए तो दे आर नोन एज कन्वेंशंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग में दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है कंसेप्ट और दूसरा होता है हमारे पास कन्वेंशन। कंसेप्ट क्या है? सम बेसिक अजम्पशंस एंड कंडीशंस विच फॉर्म्स द बेसिस अपॉन विच अकाउंटिंग हैज़ बीन लेड। ये वो सारे के सारे अजम्पशंस हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग को हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो ये चीज़ आप मान के चलेंगे। दूसरा, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है बिना किसी ऑल्ट्रेशन के, यानी आप इसमें कोई एडिट नहीं करते, ये जैसे हैं वैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, और इसमें आप सवाल जवाब भी नहीं करते। ठीक है, कि नहीं ऐसे नहीं, हम तो ऐसे मान के चलेंगे। जैसे कि आप अपने घर वालों से जाके ये बात बोलो कि ऐसा थोड़ी होता है कि हम 60 70 साल जिए, अबे देखो ना प्लेन क्रैश हो गया। ठीक है, हम तो लाइफ ऐसे जिएंगे जैसे आज आखिरी दिन है, तो आज मैं वो करूंगा जो मेरा मन कर रहा है, मैं मस्ती मारूंगा। तो घर वाले क्या कहेंगे? इधर आ, बदतमीज, चुपचाप जाके पढ़ ले। ज्यादा जो अजम्पशन सारी दुनिया लेके चल रही है तुझे भी वही अजम्पशन लेके चलनी है ना? तो इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होती। लेकिन कन्वेंशंस क्या है? कन्वेंशन है हमारे पास वो चीज़ें जो हम लोगों ने प्रैक्टिस से निकाली है। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशन एमर्जेस आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस adopted by various organization over a period of time. Clear? एंड ये चेंज हो सकता है दोस्तों। एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो लोगों के चेंज हो सकते हैं।
भाई हो सकता है आपके घर वालों का कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, हमारा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, तो जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में आ रहे हैं, लोग के एक्सपीरियंसेस चेंज हो रहे हैं और चीज़ों को करने का ढर्रा भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले लोग इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा कलेश हो जाया करते थे, अपोज किया जाता था कि भाई नहीं इंटरकास्ट मैरिज नहीं, विद इन कास्ट होने चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि हम लोग थोड़ा मॉडर्न हो रहे हैं, हमें पता है सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा चेंज किया और अब हम इंटरकास्ट मैरिजेस भी अलाउ कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही कन्वेंशन क्या है, प्रैक्टिस से आई है, और प्रैक्टिसेस के अंदर में जैसे जैसे कुछ चीज़ें होंगी थोड़ा बहुत इसमें ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है। तो क्या अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बिल्कुल साइंस के रूल्स की तरह हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता? द आंसर इज नो, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आज के हमारे मार्केट कंडीशंस क्या हैं। कंसेप्ट्स में चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो जी, अब हमें अगर ये बातें समझ में आ गई तो हम सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट है वो है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिंपल सी बात कहता है कि एक बिजनेस जब एमर्ज होता है यानी बनता है, तो जिसने जिसने इसे बनाया है यानी इसका ओनर या मालिक, ठीक है, वो अलग आइडेंटिफाई किया जाता है और बिजनेस को अलग आइडेंटिफाई किया जाता है। इन दोनों को एक नहीं माना जाता, इन दोनों को दो सेपरेट एंटिटी माना जाता है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ओनर अलग है और उसका मालिक अलग है, सॉरी, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, ठीक है। इस बात को समझने के लिए मैंने एग्जांपल में बताया था आप लोग को, क्या कि जैसे कि एक मदर एक बेबी को बर्थ देती है, तो मान लो अब ये बेबी को जब इन्होंने बर्थ दिया तो कानून की निगाहों में बेबी की आइडेंटिटी और मदर की आइडेंटिटी क्या है? सेपरेट है, ये दोनों सेम नहीं है। यानी मदर चाहे भी तो बेबी को मार नहीं सकती, वो बेबी के फेवर में काम कर सकती है। कानून इसको अलग राइट्स देते हैं, इनको अलग राइट्स देते हैं। मदर कभी नहीं कह सकती कि ये जी मेरे से आए हैं तो मैं इनको जैसे चाहे वैसे रखूं। कानून की निगाहों में दोनों अलग अलग। वैसे ही एक टॉप राइटर जब बिजनेस को बनाता है, एक ओनर जब बिजनेस को बनाता है, तो अकाउंटिंग की चश्मे से देखोगे अगर आप, किसके चश्मे से? अकाउंटिंग के चश्मे से। तो इसमें ये आपको एक इंडिविजुअल नजर आएगा, ये फर्स्ट इंडिविजुअल नजर आएगा और ये आपको सेकंड इंडिविजुअल नजर आएगा। और अकाउंटिंग क्या करेगा? इसका इसके साथ ट्रांजैक्शन जो होगा वो नोट करेगा। इसी कंसेप्ट की वजह से ध्यान से सुनना, ओनर ने जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया है उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग कहता है, ये लो थोड़ा अच्छा बना देते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग कहता है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मालिक ने इसको कुछ पैसे दिए हैं, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मालिक ने जो पैसा दिया है, बिजनेस उसे क्या बोलता है कि मालिक ने क्या दिया है मुझे? कैपिटल। कल के दिन बिजनेस मालिक को ये पैसा लौटा भी सकता है। कैसे? भाई बिजनेस को मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया, इसके पास एसेट्स आई, अब कल के दिन मालिक कहे मेरा पैसा वापस कर, तो बिजनेस क्या करेगा? अपने सारे संपत्ति बेचेगा और मालिक का पैसा वापस कर देगा। याद रखना, इसका नेम तब भी एग्जिस्ट करेगा, नेम तब भी एग्जिस्ट करेगा, बिजनेस का नेम तब भी एग्जिस्ट करता है अगर उसके पास कुछ भी चीजें ना हो, क्योंकि रजिस्टर्ड तो एज बिजनेस ही है वो। समझ में आई बात? गुड। तो यहां तक की बात समझ में आई। अब कसम खा लो इस बात को कि बिजनेस अलग, उसका मालिक अलग, ये दोनों एक एंटिटी नहीं है। दूसरी बात, गोइंग ऑन कंसर्न। गोइंग ऑन कंसर्न हमें क्या कहता है? जैसे एक बच्चा जब पैदा हो गया तो वो कितने साल जिएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो 10 साल, 50 साल, 100 साल, 120 साल भी जी सकता है। क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं ये इतने साल के लिए है, इतने साल बाद हम मार देंगे? कि मदर ने कहा कि जी मैंने बच्चा पैदा किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं केवल इसके बचपन को एंजॉय करूँ, बड़े होकर बच्चा बदतमीज हो जाता है, इसे मार दूंगी उसके बाद। क्या ऐसा बोल सकती है मदर? नहीं बोल सकती। यानी एक बार अगर एक बच्चे ने जन्म ले लिया तो वो कब तक जिएगा? जब तक जी सकता है। सिमिलरली एक बिजनेस जब बन गया तो वो कब तक चलेगा? जब तक चल सकता है। एक ओनर कभी भी एक बिजनेस को इस उद्देश्य से नहीं बनाता कि मैंने इसे बनाया है और मैं इसे कुछ टाइम बाद मिटा दूंगा, ठीक है। कौन से मूवी का डायलॉग है? मैंने बनाया है तुझे और मैं कभी भी मार सकता हूँ, कौन सा, चिट्टी है ना? वैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक बार आपने बिजनेस बना दिया तो अब वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। मदर वाले एग्जाम्पल को वापस लेते हैं। अगर मदर कहती है कि नहीं भाई मुझे 10 साल ही रखना है, बच्चे को नहीं रखना उसके आगे, तो मदर क्या करेगी? जान से मार सकती है? नहीं। फिर क्या करेगी? वो किसी को हैंड ओवर कर सकती है, ऑर्फनेज को दे दे, किसी अपने रिलेटिव को दे दे, किसी और को दे दे,
ठीक है, कंसिडरेशन में तो नहीं ठीक है, ये तो फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाएगी। ठीक है, कंसिडरेशन में नहीं, मतलब दे सकती हैं कि भाई आपको है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको कोई बिजनेस नहीं चलाना तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, उसे सेल आउट कर सकते हो, आप किसी और को दे दो। जितना पैसा आपने लगाया है, जो दूसरा बंदा है वो आपको उतने पैसे दे देगा, आप रिलीज हो गए और वो उस बिजनेस का क्या बन जाएगा, प्रोपराइटर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से बिजनेसेस जो है इधर उधर ट्रांसफर करे जा सकते हैं, बट उनकी लाइफ इनफाइनाइट रहती है। इसी के मद्देनजर ये भी होता है कि एक बिजनेस का ओनर मर सकता है, लेकिन बिजनेस ओनर के साथ नहीं मरता। ठीक है, बिजनेस ओनर के साथ नहीं मरता। यानी हम ये मान के चलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, रतन टाटा अब नहीं रहे, ठीक है, रतन टाटा जी जो हैं अब हमारे पास नहीं रहे, लेकिन इनकी टाटा कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है। धीरू भाई अंबानी भी नहीं रहे, ठीक है, धीरू भाई भी नहीं रहे, लेकिन रिलायंस इंडिया कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसकी लाइफ से जॉइंट नहीं है। इसकी लाइफ कैसी है? इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, गोइंग ऑन कंसर्न लग रहा है। गोइंग ऑन कंसर्न का क्या मतलब बताया मैंने, कि एक बिजनेस की कैसी लाइफ होती है, इनफाइनाइट लाइफ होती है। ठीक है, पढ़ो जरा। It holds that a business shall continue for an indefinite period and there is no intention to close the business. Once established, it has an infinite life. Just like this diagram, जिसमें ये इंसान चलता रहेगा और इसी तरीके से ये बिजनेस भी जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कुछ गारंटी नहीं है, कितने भी साल चल सकता है। ठीक है, और तुम देखोगे ऐसे बहुत से बिजनेस जो 100 200 साल से चल रहे हैं। उसके बाद होता है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि अगर एक बिजनेस की लाइफ है, ये तो इनफाइनाइट है, बिजनेस की लाइफ कैसी है, इनफाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लाइफ के बिल्कुल एंड में जाकर के प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे क्या? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम बिजनेस के लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, बिजनेस की लाइफ को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड, या फिर अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास नॉर्मली 1st of April of any year to 31st of March होता है। यानी ये एक साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है, और इस साल के दौरान बिजनेस की सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, अकाउंट किया जाता है, और इस पीरियड का क्या निकाला जाता है, प्रॉफिट निकाला जाता है या फिर लॉस निकाला जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है कि पूरे बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे इंटरवल्स में तोड़ देंगे, और हर एक जो इंटरवल है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग पीरियड, और इस पीरियड के लिए बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन को निकाला जाएगा। क्लियर हो गई बात? ताकि हमें रेगुलर इंटरवल पे बिजनेस के हालातों के बारे में पता चलता रहे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपकी पूरी एजुकेशन की जर्नी को भी हम लोगों ने एक एक अकेडमिक ईयर में तोड़ दिया है। आज आप लोग 11th क्लास में हैं, फिर आप अगले साल कौन से क्लास में जाएंगे, 12th क्लास में, और आपका भी जो एकेडमिक पीरियड होता है वो यही होता है। क्लियर हो गया? आप भूलोगे तो नहीं? ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज measured at regular interval, just like this calendar. According to this concept, account should be prepared after every period and not at the end of life of entity. Clear यहाँ तक की बात? सारी बातें क्रिस्टल क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास जैसे कि ये कैलेंडर है, वैसे तो 2015 का है, लेकिन आप इसे 2025 बना लो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, एक नंबर कंसेप्ट। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, क्या कहता है, मनी को मेजर करना। वाह 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 वाह, मनी को मेजर करना। 5 सेंटीमीटर की मनी है, हैं? 5 सेंटीमीटर का नोट है, ऐसे नोट गिनना, गलत जवाब। बंद कर दीजिए इस किताब को, किताब में कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, इधर आओ, सिंपल सेंस में बताते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग केवल उन्हीं चीज़ों की होगी जिनको आप
पैसों के रूप में तोल सकते हो, विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। जिन चीज़ों को आप पैसे के रूप में तोल सकते हो उन चीज़ की अकाउंटिंग होगी, जिन चीज़ों को आप पैसे के रूप में नहीं तोल सकते उनकी अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर क्वालिटी है, समझ में आई बात, क्वालिटी है। जैसे कि अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉयल्टी की अकाउंटिंग नहीं होती, ठीक है, कोई इंसान कितना लॉयल है बिजनेस के लिए इसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, इन सब चीज़ों की अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करोगे हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ों को कैसे मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी? यू आर 100 रुपीज लॉयल, ये तो तौहीन हो रही है, तारीफ समझ में ही नहीं आ रहा ठीक है, यू आर 500 रुपीज हार्ड वर्किंग, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव चीज़ों की ना अकाउंटिंग करना बहुत मुश्किल है। हाँ, उन सब चीज़ों की अकाउंटिंग की जा सकती है जिसे आप पैसों में तोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 5,000 रुपए के सामान का नुकसान हो गया, दिस कैन बी अकाउंटिंग, दिस कैन बी अकाउंटेड, ठीक है, इसको आप अकाउंट कर सकते हो। आपने 500 रुपए का सामान खरीदा, इसकी अकाउंटिंग हो सकती है, समझ में आई बात। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इतना पैसा दिया, इसकी अकाउंटिंग हो सकती है, क्यों? क्योंकि आप इसे पैसों में तोल सकते हो। इस कुर्सी की वैल्यू पैसों में तोल सकते हो, कैमरे की वैल्यू पैसों में तोल सकते हो, इस बोर्ड की वैल्यू पैसों में तोल सकते हो, इन सबको रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन इंसान को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्या कीमत है तुम्हारी? बताओ क्या कीमत है तुम्हारी? अरे कुछ वैल्यू बताओ अपनी। कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज योर वैल्यू, क्या बोलोगे? 7-8 हजार? बहुत ही सस्ते हो यार 7-8 हजार में बिक जाओगे, बहुत ही सस्ते इंसान है भाई, ठीक है भाई। मैं अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं अमूल्य हूं, ठीक है। क्या? एग्जैक्टली भाई, मेरी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है ना, मेरी अर्निंग कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, मैं हजार लाख करोड़ कुछ भी कमा सकता हूँ। मेरी वैल्यू को डिफाइन कैसे किया जाएगा? एक इंसान की वैल्यू को डिफाइन कैसे किया जाएगा? समझ में आई बात। तो खैर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कहता है ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। इसीलिए बिजनेस के अंदर में असेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन असेट्स में कभी एम्प्लॉय नहीं होंगे। यानी बिजनेस की बैलेंस शीट के अंदर अगर आप कभी देखोगे तो उसमें कभी भी एम्प्लॉय, हालांकि एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एम्प्लॉयज जो होते हैं, अगर एक बिजनेस के अंदर लॉयल एम्प्लॉयज हैं, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं, गूगल के अंदर देखो सुंदर पिचाई और बाकी जो जो भी लोग हैं, जो टॉपर्स वहाँ पे जा रहे हैं, आईआईटी के बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, या हमारी किसी इंडियन कंपनी के अंदर में आईआईटी के बच्चे जा रहे हैं, तो इसका मतलब उस बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है। बावजूद उसके उसकी बैलेंस शीट के अंदर में इन लोगों को जगह नहीं दी जाती, क्यों? क्योंकि ह्यूमंस की मॉनेटरी वैल्यू मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन इवन इफ दे अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस मटीरियली दे आर नॉट रिकॉर्डेड इफ दे आर नॉट कन्वर्टेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर उसे आप पैसों में नहीं तोल सकते तो आप उसकी अकाउंटिंग नहीं करोगे, ये बात मान के रखना, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉयज जो हैं, ये एक्स एम्प्लॉय नहीं है दोस्तों ये आपके एम्प्लॉय हैं, ठीक है। एम्प्लॉय यानी करंट एम्प्लॉय, करंट एम्प्लॉय जो है उसे आप असेट के रूप में नहीं लिखते, ठीक है, जब क्योंकि उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए उसे आप असेट ग्रुप में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आता है असेट्स रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। खैर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, तो हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, जो कि है अक्रूवल कंसेप्ट। यहाँ तक की बातें क्रिस्टल क्लियर है, सारी बात समझ में आ रही है? सोच लो, अगर मैंने पूछा और फिर नहीं बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ठीक है, पैरासीटामोल फेंक के मारूंगा यहाँ से तुम दवाई खा लो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है बुखार है, वरना ये सब बातें तो याद ही हो जाएंगी आप तक, ठीक है। खैर, अब हम बात करते हैं आगे अक्रूवल कंसेप्ट की। अक्रूवल कंसेप्ट क्या है? अक्रूवल कंसेप्ट सीधी सी बात कहता है कि ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो हुई हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज पैसे मिले हैं या नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक्स पर्सन को, ए ने बी को सामान सेल किया, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ।
A sold goods to B on 1st October 2024. ठीक है. B paid amount on 10th November 2024. मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसमें ए ने बी को सामान बेचा है 1 अक्टूबर 2024 को, बी ने पैसे पे करे हैं 10 नवंबर 2024 को. अकाउंट्स के अंदर में कब रिकॉर्ड किया जाए, कौन सी डेट पे रिकॉर्ड किया जाएगा? 1 अक्टूबर. क्यों 1 अक्टूबर को? क्यों? एग्जैक्टली. तो अगर हम लोग इसे यहाँ पर लिखते हैं, सपोज करो 10,000 रुपीज़ के गुड्स हम लोगों ने वो करे हैं, ए ने बी को बेचे हैं, तो ए जब रिकॉर्ड करेगा तो वो 1 अक्टूबर को ही रिकॉर्ड कर लेगा. लेकिन सर पैसे तो मिले ही नहीं, तो वो क्या कहेगा? उधार. क्या बोलेगा? उधार. उधार में कितनी सेल हुई है? उधार में सेल हुई है 10,000 रुपीज़. और जब 10 नवंबर को पैसे मिल जाएंगे तो उधार को कैंसिल कर देगा और लिख देगा कैश रिसीव्ड 10,000, और उधार को क्या कर देगा? हटा देगा. आई होप यहां तक की बात समझ में आई. ठीक है, बात करनी है मुझे? ठीक है. ठीक है. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी. क्या कि पहले कैश उधार में रिकॉर्ड कर लो, जब पैसा मिल जाए तो उसे काट करके कैश में रिकॉर्ड कर लो, लेकिन रिकॉर्ड उसी टाइम पे होगा जब वो ट्रांजैक्शन हुई है. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल सेटलमेंट कब हुई है. मान लो 10 नवंबर की जगह पर ये 10 नवंबर 2026 को हो जाए, यानी फ्यूचर में, तो क्या करोगे? 10 नवंबर 2026 तक का वेट करोगे उसे रिकॉर्ड करने के लिए. तब तक भूल गए. ठीक है, तब तक याद नहीं रहा. यहाँ तो कल का खाया हुआ याद नहीं रहता. ठीक है, उसे कल परसों का कंसेप्ट याद नहीं है ना. ये कहाँ से याद रहेगा कि वो ट्रांजैक्शन हुई थी, है ना. तो इसलिए जब ट्रांजैक्शन हुई है तभी रिकॉर्ड कर लो. क्लियर? चलो लाइन पढ़ेंगे. Transaction should be recorded at the time of its occurrence and not when settlement takes place. In other words, cash as well as credit transaction should be recorded. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो ट्रांजैक्शन जब हुई हैं तभी इसे रिकॉर्ड कर लो. कोई फर्क नहीं पड़ता कैश मिला है या फिर नहीं मिला. मिला है तो कैश में रिकॉर्ड होगा, नहीं मिला तो उधार में रिकॉर्ड होगा. ठीक है भाई. अब आता है मैचिंग कंसेप्ट. यहां से हमारा न्यू कंसेप्ट से सारे स्टार्ट है. ठीक है ना. मैचिंग कंसेप्ट के बारे में समझो. मैचिंग कंसेप्ट हमसे कहता है कि भाई आप अगर प्रॉफिट या कुछ भी चीज़ें निकाल रहे हो या अकाउंटिंग कभी भी कर रहे हो, तो एक बात याद रखना, रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर पीरियड should be matched with expense of that particular period. ठीक है, तभी जाके आपका सही प्रॉफिट निकलेगा. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास 2016, 2017 और 2018 के पैसे हैं. ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम प्रेजेंट डेट के एग्जांपल्स लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा. ठीक है, हमारे प्रेजेंट डेट के एग्जांपल्स लेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. हमारा अभी चल रहा है 2025, हम बात करते हैं 2024. 2024 के 10,000 रुपीज़ है दोस्तों, जो हमारे को पिछले साल नहीं मिले और इस साल वो मिल गए. 2025 के हमारे को 3,60,000 रुपये जो हैं वो मिले हैं. तो अगर मैं बात करूं इस साल हमें टोटल जो अमाउंट रिसीव हुई है वो कितनी है? टोटल अमाउंट जो रिसीव हुई है वो है हमारे पास 3,70,000. ठीक है, अब हम बात करते हैं ज़रा खर्चों की. किसकी? एक्सपेंसेस की.
एक्सपेंसेस जो केवल इस साल के हैं वो है हमारे पास 2,50,000, ठीक है। और जो हमने अगले साल के लिए यानी नेक्स्ट ईयर के लिए अगर मैं बात करूँ 2026 के लिए भी हम लोगों ने कुछ खर्चे पे कर दिए हैं, लेट्स से 20,000। तो टोटल एक्सपेंस कितने हो गए? टोटल एक्सपेंस हो गए हमारे पास 2,70,000। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, व्हाट इज द प्रॉफिट? जरा दिमाग लगाइएगा और बताइएगा व्हाट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? आप लोगों ने क्या किया? टोटल रिसीव 3,70,000, टोटल एक्सपेंसेस 270, प्रॉफिट बताया आप लोगों ने 1,00,000 रुपए का, जो कि है सरासर गलत। क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिखा? रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद एक्सपेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। जरा ध्यान से देखो, इस साल का अगर हमें इस साल का प्रॉफिट निकालना है यानी प्रॉफिट ऑफ 2025 निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसी साल की रेवेन्यू लेनी पड़ेगी, यानी मैं इसे नहीं ले सकता, मुझे केवल उस साल की रेवेन्यू लेनी पड़ेगी। और अगर मुझे खर्चा लेना है तो मुझे खर्चा भी उसी साल का लेना पड़ेगा, मैं उसके अगले साल का, उससे पिछले साल के खर्चे को नहीं ले सकता। और तभी जा करके मेरा इन दोनों को अब मैं मैच कराने की कोशिश करूंगा, तभी जाके मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ पाएगा। और जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा? वो आएगा 3,60,000 माइनस 2,50,000, कितना आ जाएगा हमारे पास? 1,10,000, यानी 1,10,000 मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है इस साल का। ये मुझे कैसे पता चला? जब मैंने रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड को रेवेन्यू ऑफ एक्सपेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड से मैच करा कर देखा। समझ में आई बात? क्लियर हो गई बात? पढ़े जरा। It is based on accrual concept of accounting and related to revenue concept. It holds that cost incurred to earn revenue should be set out against the revenue in the period during which recognized as earned. अगर आपको difficult लग रहा है तो आप मेरी वाली definition याद रखेंगे कि revenue of a particular period should be matched with expense of that particular period in order to ascertain the real profit. इसको एक और तरीके से समझते हैं, ज़रा इस बात को समझना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी दोस्तों, ठीक है, और इस कार को आपने ओला में चलाना है, ओला या उबर में चलाना है, ठीक है। और ओला और उबर से आपको अमूमन लगभग हर साल की इनकम जो है वो हो जाती है कितनी इनकम बताएं आपको? लेट्स से, अरे पागल है क्या, 10 लाख रुपए ओला उबर से कमाने लग जाए तो मैं ही ओला उबर चलाना शुरू कर दूं मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस मत हो जाना ठीक है, चलो 1 मिनट दो मुझे। हाँ, तो मान के चलते हैं कि यहाँ से एक आदमी 3,60,000 रुपये कमा लेता है पर ईयर, ठीक है, पर ईयर इतना कमा लेता है। अब एक कार जो हम लोगों ने खरीदी वो खरीदी है 8 लाख की। कितने की खरीदी है? 8 लाख रुपए। सस्ती खरीद लेते आजकल भाई साहब, सस्ती सस्ती गाड़ियां भी 8-8 लाख की आ रही हैं। अब भगवान जाने आप कौन सा जमाने में जी रहे हो, सबसे सस्ती गाड़ी ही बताइए मैंने 8 लाख की। वैगनार के रेट है ये जो सबसे ज्यादा पेट गाड़ी है, जो सबसे ज्यादा चलाई जाती है, वैगनार के रेट है ये, ठीक है दोस्त। अब जरा इस बात को समझो, एक गाड़ी अमूमन मान के चलते अगर ये डीजल कार है तो 10 साल इसकी लाइफ होती है। कितने साल इसकी लाइफ होती है? 10 साल। तो मेरा आपसे ये पूछना है, बताओ फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है और सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना है? ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट। अब रेवेन्यू जरा ध्यान से देखो, हम लोग क्या गलतियां करेंगे इसमें। रेवेन्यू अगर हम लेके चलें तो फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू भी 3,60,000, सेकंड ईयर का रेवेन्यू भी कितना? 3,60,000। बात करें एक्सपेंस की, पहले साल में कितना खर्चा हो गया? 8 लाख। और दूसरे साल में कितना खर्चा हो गया? 0, क्योंकि दूसरा गाड़ी तो पहले साल ली है ना, है ना। और उस हिसाब से हमारा पहले साल आ जाएगा लॉस। कितने रुपए का? 8 लाख में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, जहां तक मुझे लगता है कितना आ जाएगा डिफरेंस, जल्दी बताओ। 5,40,000, 5, रुक जाओ, 4,40,000 आएगा ना, 4,40,000 आएगा, है ना।
4,40,000 आएगा, 4,40,000। तो ये पहले साल का लॉस आ गया और अगले साल का प्रॉफिट कितना आ गया, अगले साल का प्रॉफिट आ गया 3,60,000। दोस्तों ये सरासर गलत अप्रोच है, बहुत ही निहायत ही गलत काम किया है हमने। जरा सोच के देखो, पहले साल हमने खर्चा इतना दिखाया है और अगले साल खर्चा 0 दिखाया है। बात पेट्रोल डीजल की नहीं है, बात इसकी है कि ये खर्चा ही एलोकेट गलत है। ये एक बात बताओ, ये 8 लाख की गाड़ी जो हम लोगों ने खरीदी है, ये क्या 1 साल की लाइफ के साथ है? ये 10 साल के, यानी ये जो खर्चा है ये 10 साल का है, तो इसे 10 साल में डिवाइड नहीं करना चाहिए। यानी मैंने क्या बोला, रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड विद एक्सपेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। लेकिन ये तो 10 साल का खर्चा है, आपने 10 साल के खर्चे को 1 साल के रेवेन्यू से मैच करा दिया। क्या आपने सही किया है? मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि नहीं भैया, इस साल के खर्चे को इस साल के एक्सपेंस से मैच कराओ। तो उस हिसाब से क्या गलती करी है हमने, उस हिसाब से मैं इसे ठीक कर देता हूं। कहां पे ठीक करेंगे, थोड़ा साइड में ठीक करेंगे। तो हमारे को यहाँ क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब इसकी कॉस्ट को 10 साल में डिवाइड कर देना है। तो 1 साल की कॉस्ट कितनी आ गई, 80,000। तो इन रियलिटी हमारे पास यहां पर क्या होना चाहिए, 80,000 होने चाहिए। और अगले साल भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 80,000 होना चाहिए। तब जाके हमें रियलिटी में पता चलेगा कि भैया हमारा जो ये प्रॉफिट है या लॉस है वो कितना है। ठीक है, ये बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे वो मत करना कि सर पेट्रोल डीजल के खर्चे भी तो लगेंगे। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया कि एक्सपेंस जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा, आई गेस मुझे लगता है 280। ठीक है, 280, 280 इस तरीके से होगा। अब ये इसी पीरियड का रेवेन्यू है, ये इसी पीरियड का एक्सपेंस है, और अब इसे मैच करा के रियल वैल्यू आ रही है। और इस तरीके से है भी सही, यानी वरना अगर हम पिछली वाली अप्रोच करते, सही मैच ना करते, तो क्या होता, 1 साल का बहुत तगड़ा लॉस आता, 1 साल का बहुत ज्यादा प्रॉफिट आता, जो कि गलत कंसेप्ट हो जाता। समझ में आई बात, मैचिंग कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों? इसी कंसेप्ट की वजह से बिजनेस के अंदर में डेप्रिसिएशन का एक कंसेप्ट आया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल, अ मशीनरी परचेज विल लास्ट फॉर 10 years, देन ओनली 1/10 ऑफ द कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड रिमेनिंग शुड बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अभी समझ में आया कि मैंने 8 लाख की जो मशीन खरीदी थी उसमें से केवल 80,000 को इस साल का माना, क्योंकि वो 8 लाख का खर्चा भी 10 साल का था। ठीक है, अर्लियर इट इज यूज टू बी charged full in financial year that led to over and under recognition of expense in different financial year। I hope ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा मैचिंग कंसेप्ट। बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। ये फालतू की बातें, इसे मतलब वो फालतू का डायग्राम था। इधर आओ, अगला है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो जिस वैल्यू पे आपने खरीदी है और जो जो कॉस्ट उसको जो जो वैल्यू आपको उसको एक्वायर करने में लगी है, पहले तो वो सारी जोड़ो, और वो जो जोड़ने के बाद जो कॉस्ट आई है उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर में रिकॉर्ड कर दो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कल के दिन मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, कैसे हो गई है। ठीक है, जो वैल्यू आपने लिख दी वो वैल्यू आपने लिख दी और उसी को ही आप आगे कैरी करके लेके चलोगे। ठीक है, मान लो आपने आईफोन खरीदा, आईफोन आपको पड़ गया 1,26,000 रुपये का। ठीक है, 1,26,000 रुपीज़ का। और अगले ही दिन मार्केट के अंदर एक और नया आईफोन का लॉन्च हो गया और ये वाला आईफोन जो है वो अब आपका हो गया कितना, 1,20,000 रुपये का या 1,10,000 रुपये का, जो भी, चलो 1,10,000 का ही कर देते हैं, आपने कहा तो। ठीक है, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर में केवल और केवल 1,26,000 पे ही वैल्यू दिखाएंगे, इस पे नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए कॉस्ट नहीं है, आपकी कॉस्ट तो ये है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो कॉस्ट कंसेप्ट कहता है। दूसरा, वो ये भी कहता है कि कई कई बार आपको कॉस्ट जो लिखनी होती है वो केवल वो नहीं होती जो परचेज प्राइस है, बल्कि वो प्राइस भी होती है जिस पे आपने उसे एक्वायर किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 35,000 का एक एसी खरीदा और इसके इंस्टॉलेशन पे 2,000 रुपये खर्च हुए, इसके बाकी पार्ट्स पे, बाकी चीज़ों पे इसके 3,000 रुपये खर्च हुए, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे 40,000 का शो करेंगे इन सबको जोड़ करके, ना कि केवल 35,000 रुपीज़। क्लियर हो गई बात? दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कंसेप्ट। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू
एक्वायर इट, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन असेट मे चेंज, प्लीज ठीक कर लेना, ये है द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट मे चेंज। मार्केट वैल्यू ऑफ असेट जो है वो चेंज हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन आप डेली डेली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे बढ़ाओगे घटाओगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने जो वैल्यू रिकॉर्ड कर ली वो रिकॉर्ड कर ली, आपके लिए वही वैल्यू है। बट फॉर अकाउंटिंग पर्पज इट कॉन्टिन्यूज टू बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी वही वैल्यू जिस पे आपने उसे खरीदा था, आप इसे डेली फ्लक्चुएट नहीं करवाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन असेट एक्वायर्ड एंड नथिंग हैज बिन पेड फॉर इट, अगर आपने कोई असेट एक्वायर करी और कुछ भी उसको आपको उसके बदले में पे नहीं करना पड़ा, इट इज यूजुअली नॉट रिकॉर्डेड एज एन असेट। फॉर एग्जाम्पल गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन इट इज परचेज। जैसे कि मान लो मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा नाम बहुत बन गया इस सोसाइटी के अंदर में, तो मेरे नेम की वजह से भी लोग मुझे एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए रेडी हैं, मुझे मेरे नेम की वजह से भी लोग जान रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा हो रहा है। लेकिन अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है यानी बेसिकली बैलेंस शीट जो है, उस बैलेंस शीट के अंदर में मैं गुडविल को नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि इसके लिए मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। समझ में आई बात? तो जब इसके लिए पैसा ही नहीं दिया तो रिकॉर्ड किस पे करोगे? दूसरी बात, अगर आपने कोई एसेट एक्वायर कर ली है, ठीक है, और एक्वायर करके वो आपने कम वैल्यू पे ही खरीदे, तो कम वैल्यू पे शो करते रहो, ये मत दिखाओ कि मैंने चीज सस्ते में खरीद ली, जितनी वैल्यू उसी पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? जैसे कि यहाँ पर है, हमने अगर कोई कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, अगर हमने मशीन खरीदी लेट्स से 30,000 की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा 2,000 रुपीज़ का, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगी है हमारे पास 10,000 रुपीज़ की, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? 30 + 2 + दिस 42,000 रुपीज़ में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और इसी वैल्यू पे चलता रहेगा। वैल्यू बढ़े घटे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? समझ में आई बात? वेरी गुड। अगला कंसेप्ट है हमारे पास डुअल एस्पेक्ट, मेरा बहुत ही फेवरेट। मतलब अगर तुम मुझसे पूछो ना कि अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर में आपके फेवरेट कौन से, तो उसमें एक ये डुअल एस्पेक्ट है, और एक आधे आगे आएंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? ये साइंस वाले बच्चों के लिए मेरे पास ना रामबाण है। साइंस वाले बच्चे अगर कभी वो बोलते हैं ना, एक साइंस के अंदर हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सर हमने तो साइंस ली ही नहीं सर, हमारी साइंस अच्छी होती, हम यहाँ थोड़ी बैठे होते। लेकिन ये पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता था ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि अगर आप किसी बॉल को जितनी तेजी से नीचे फेंकोगे वो उतनी ही जोर से ऊपर आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी तरीके का ये है, वो कहता है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, वन इज गिविंग एंड सेकेंड वन इज रिसीविंग। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, कुछ दे रहे होगे कुछ ले रहे होगे। ट्रांजैक्शन यही तो होती है। ट्रांजैक्शन का अल्टीमेट मतलब क्या होता है कि आप हर ट्रांजैक्शन में कुछ चीज दे रहे होगे कुछ चीज ले रहे होगे, और जो चीज आप दे ले रहे होगे अमूमन इसकी वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 रुपीज देते, सॉरी, आप 10,000 रुपीज किसी को दे रहे हो और इसके बदले में अगर आप फोन ले रहे हो, ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये आपने दिया ये आपको मिला, और इन दोनों की अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यू, वरना आप ज्यादा और कम क्यों दोगे, है ना? सेम ही वैल्यू तो देते हो, हाँ या ना? वेरी गुड। तो डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट कहता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। जैसे कि ये देखो, हर ट्रांजैक्शन में यही होता है, कुछ चीज रिसीव करते हैं कुछ चीज पे करते हैं, तो हमारे पास हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है। और हमेशा याद रखना, इस बात को कसम खा लो, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट सेकंड वन इज क्रेडिट। अगर आपको डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा तो वन इज रिसीविंग सेकंड वन इज गिविंग, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन में ये होता है। क्लियर? इजी था ना, बड़ा छोटा सा था। अगला है हमारे पास, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे अब, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग का जो दिल कहे वो मुझे बताना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट में आपकी जॉब लगी है, आपकी आज पहले दिन ही जॉब लगी, आप बिल्कुल ऐसे ही सूट बूट टाई वाई डाल के एकदम कोट वोट पहन के घर से निकल रहे हो, आपका दोस्त मिल गया और आपका दोस्त आपसे कहता है कि भाई कहाँ जा रहा है? आपने कहा यार जॉब लगी मेरी आज।
कह रहे अरे वाह यार बहुत बढ़िया, पार्टी नहीं देगा? पार्टी तो देगा। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मिलते हैं शाम को। ठीक है, आपने जॉब वॉब करी पहले दिन, और शाम को दोस्त मिला और उसने आपको एक महंगे रेस्टोरेंट में लेके गया और पार्टी ली। ठीक है, अगले दिन रेजिग्नेशन लेटर आ गया आपके घर पे। रेजिग्नेशन लेटर नहीं, सॉरी, एक्सपल्शन लेटर, कि आपको नौकरी से निकाला जाता है। आपने पहले दिन ही जो कांड किया है उसमें कंपनी का घाटा हो गया है, नाश कर दिया आपने कंपनी का। उन्होंने निकाल दिया कि आप टैलेंटेड नहीं हो, उन्होंने देखा आपका काम वगैरह नहीं समझ में आया, उन्हें आपका एटीट्यूड समझ में नहीं आया। बताओ, दोस्त को पार्टी तो फ्री में चली गई, जॉब अब बताओ, जॉब लगी हुई थी, ये सैलरी भी नहीं आई थी। ठीक है, अब वो दोस्त दोबारा मिला, कह रहा और भाई पार्टी, तो क्या बोलोगे? चला जाए यहाँ से, पिट जाएगा मेरे हाथ से, है जॉब कहाँ लगी थी मेरी, अभी तो पहले दिन ही गया था। जॉब लगती, सैलरी मिलती, तब कहता ना कि जॉब लगी है। एक दिन गया, एक दिन में वापस आ गया, है ना? पार्टी कब देनी चाहिए? जब आपको ये बात कंफर्म हो जाए कि भाई अब सैलरी आएगी 1 महीना। अब मान लो वही दोस्त आपको 1 महीने बाद मिला होता, आप 1 महीने जॉब कर चुके हो, 1 महीने जॉब करने के बाद ये बात तो कंफर्म है ना कि 1 महीने की सैलरी मिलेगी। और जब ये बात कंफर्म हो गई कि 1 महीने की सैलरी मिलेगी, तो अब आप कह सकते हो कि यस, आपकी जॉब लग चुकी है, आपको सैलरी मिलेगी। रेवेन्यू अब रिकॉग्नाइज करनी है, यानी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है कि पहले ही पार्टी मत करने लगना। लॉटरी की टिकट खरीदी और पहले ही शुरू हो गया, करोड़ों की लॉटरी लग गई, वाह मजा आ गया, नहीं। जब लॉटरी मिलना कंफर्म हो जाए तब कहना है कि भाई मेरी लॉटरी लग गई। समझ में आई बात? ये नहीं कि अरे लॉटरी की टिकट खरीद लिया, अरे लॉटरी मिली जाएगी, 1 करोड़ रुपए मिली जाएगा, बन गया अमीर में, और पहली पार्टी। वो कौन सी मूवी थी, हेरा फेरी है, बाबूराव है, वो क्या करता था वो, हाँ, कि अरे 3 नल लगवाएगा मैं, ठीक है, एक में आएगा गर्म पानी, एक में आएगा ठंडा पानी, एक में पानी नहीं आएगा। याद है ना वो? याद है, भूल गए? चलो अभी आ रही है हेरा फेरी 3 भी, देखते हैं क्या रहता है उसका। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले चीजें हों तब रिकॉर्ड करो। इसकी स्टेटमेंट क्या है? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन ऑब्लिगेशन टू रिसीव इज estimate is established. Revenue is considered to have been realized when transaction has been entered into and the obligation to receive amount has been established. यानी एक रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करना जब ये बात श्योर हो जाए कि आपको वो पैसा मिलेगा। ठीक है, जब वो बात श्योर हो जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। यानी अमाउंट को रिसीव करने का जो ऑब्लिगेशन है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। अमाउंट को मिलने का जो राइट है कि भैया ये अमाउंट अब मुझे मिलेगा, 1 महीने जॉब करने के बाद मेरा राइट बन गया कि मैं अमाउंट रिकवर करूं, भले ही मुझे अब वो जॉब से निकाल दे, 1 महीने बाद मुझे जॉब से निकाल दे, लेकिन 1 महीने काम करने के बाद ये बात श्योर हो चुकी है कि मेरी सैलरी आएगी, वरना मैं उस पर केस कर दूंगा। तो अब मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लूंगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं। आप लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह किए होंगे, उसमें आता है 10 डेज रिटर्न पॉलिसी। 10 डेज रिटर्न पॉलिसी का मतलब क्या होता है? 10 दिन के अंदर में आप माल वापस भी कर सकते हो। लोग इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, कुछ तो मेरे दोस्त ही हैं। ठीक है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई तेरे घर के अंदर में दिवाली पे सारे लोगों ने सेम कुर्ता वुर्ता पहना हुआ, सेम बड़ा, तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हो। तो उसने मुझे पता है क्या बताया, कह रहा भाई किसी को बताएगा तो नहीं? मैंने कहा नहीं। कहता है ये हम लोगों ने खरीदा है, फोटो वोटो क्लिक करवाएंगे और अगले दिन ना रिप्लेसमेंट में डाल देंगे। मैंने कहा क्या? कह रहा हाँ हाँ, ये खरीदा वरीदा नहीं है, ये हमने केवल इसलिए रखा है कि भाई आज फोटो खिंच गई, कल के दिन रिप्लेस कर देंगे और रिटर्न पे डाल देंगे। 0 रुपीज में दिवाली सेलिब्रेशन, 0 रुपीज में दिवाली सेलिब्रेशन। मैंने कहा आइडिया तो मस्त है, ठीक है, लेकिन अब देखो अमेजोन वाले दिवाली वाले दिन क्या सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे हो सेल हो गई, सेल हो गई, अगले दिन क्या होंगे, ए भगवान ये तो वापस आ गया। यानी अमेजोन वाले 10 दिन तक सेल को, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करते। हाँ, 10 दिन तक अगर वो माल वापस नहीं आया तो इसका मतलब 11वें दिन वो क्या कहेंगे कि ये सेल कंफर्म हो गई, और 11वें दिन वो सेल को रिकॉर्ड कर लेंगे। आई होप बात समझ में आई होगी। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं? वो 11वें दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन ये बात श्योर हो जाती है। सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये एक्स नहीं है दो, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है।
कहता है एडवांस अमाउंट रिसीव्ड बिफोर सेल रिकॉर्डेड रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज एज सेल इज कंफर्म टू हैपन। अगर आपको किसी चीज़ का एडवांस अमाउंट मिल गया है तो इसका मतलब वो सेल कंफर्म ही हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि उस बंदे ने पेमेंट कर दी, अब अमाउंट बस सामान डिलीवर करना बाकी रह गया है ना। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, ऑलमोस्ट हम लोग अपने इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे हैं, ठीक है, हाँ अंतिम पड़ाव पे हैं। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए कोई ना कोई एक सोर्स डॉक्यूमेंट या एविडेंस होना चाहिए हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। वेरीफाई कैसे करोगे कि भैया ये ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, हर चीज़ के लिए क्या होता है हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय अ बिजनेस डॉक्यूमेंट लाइक बिल, receipts, payslips, ऑर्डर्स एटसेट्रा, ठीक है। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है इसके लिए आपके पास कोई ना कोई एविडेंस या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए ताकि वो वेरीफाई हो सके। लाइक दिस, अगर आप कुछ भी वो करते हो तो आपको रिसीविंग मिलती है ना, आप बिजनेस के अंदर पे देखो हर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ना कुछ आपको काउंटर रिसीट मिल रही होती है ना, दिस इज नोन एज, इस ट्रांजैक्शन के होने का ये वेरिफिकेशन है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। समझ में आई बात? बात करते हैं कन्वेंशंस की। कन्वेंशंस क्या हैं? कन्वेंशन क्या बताए थे मैंने? कन्वेंशन बताए थे कि जो हम बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ एक्सपीरियंस से हमने ये गेन किया है। अब चलो अब तुम्हें याद रहेगा कि एक्सपीरियंस से गेन किया है, और हाँ इनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कन्वेंशन में सबसे पहला आता है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या है इसको समझाता हूँ मैं, इसके समझाने के लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर होता है जब आप, अब एक ही एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल को हम लोग लेके चलेंगे। जैसे कि मान लो आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो आप अपनी बीमारी अपनी सब चीज़ों के बारे में बताते हो, आप सब कुछ बताते हो कि डॉक्टर साहब हाँ 2 दिन से डॉक्टर साहब मुझे ना सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि और मतलब कोई कुछ ऐसा तो नहीं कुछ आप गलत काम करते हो, कुछ सिगरेट विगरेट फूकते हो? आप कह रहे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं करता, अभी थोड़ी देर पहले आप सिगरेट पी के आए हो। समझ में आई बात? यानी आपने डॉक्टर को अगर फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया तो वो आपको फिर उसको लगेगा कि शायद नॉर्मली कोई वैसा इशू होगा, ठीक है, और आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाएगा। अगर आप उसे बताओगे कि भैया ये है, तो हो सकता है कि वो बताए कि आपको टीबी है, आपको ये दिक्कत है, आपको लंग कोई डिसीज़ है, वो सही से इलाज करेगा। यानी डॉक्टर को फुल चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती हैं। ऐसे ही वकील के पास जाते हो आप, वकील के पास जाते हो और उसे आप जा करके बताओगे कि मेरे को ना इसने मारा, ठीक है, मेरे को इस पर केस करना है। वकील पूछ रहा है कि पक्का यही हुआ था? कह रहे हाँ हाँ यही हुआ था। आप ये बता ही नहीं रहे हो कि पहले आपने मारा था। ठीक है, लड़ाई आपने शुरू करी थी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, वकील आपको कैसे डिफेंड करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए क्या बोला था, वकीलों को डॉक्टरों को सब कुछ बताना जरूरी है, फुल डिस्क्लोज करना जरूरी है। ऐसे ही एक बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन्होंने बिजनेस पे पैसा लगाया होता है, जैसे कि इन्वेस्टर, बैंक्स, ये सब लोग होते हैं। ये सारे लोग कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। ये इन्होंने अपना पैसा अपने बहुत गाढ़ी कमाई बिजनेस में लगाई है। तो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सारी बातें इन लोगों को बताई जाए, अपनी सारी बातें इन लोगों को बताई जाए, फुल्ली डिस्क्लोज की जाए। अब बिजनेस का खुद का मुंह तो है नहीं, बिजनेस के हाथ पैर ऐसा तो है नहीं कि एक बिल्डिंग के बिजनेस के हाथ पैर होते हैं। बिजनेस ये बातें कैसे बताएगा? अकाउंटेंट के थ्रू। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखता है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज की जाती है किसको? स्टेक होल्डर्स को। यानी इन शॉर्ट बिजनेस अपनी सारी बातें फुल डिस्क्लोज करता है, किनको? स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। तो ये वेरीफिएबल सॉरी ये हमारे पास फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन है, जो कि ये बोलता है कि ऑल द इंपॉर्टेंट एंड मटेरियल transactions and event should be fully disclosed to the stakeholder in the financial statement. पढ़ो जरा। There should be a complete and understandable reporting of financial statement of all significant information relating to the economic affairs of the entity.
ठीक है, अ गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स ऑल द मटीरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड। समझ में आई बात? ये अंकल थोड़े से गंदे से लग रहे हैं, लेकिन हाँ सारी बातें डिस्क्लोज की जाती है कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या कहता है? अगर आपको बॉडी बनानी है, ठीक है, अगर आपको एकदम बॉडी बनानी है बढ़िया वाली, एक दिन जिम जाओगे तो बन जाएगी, एक दिन खाना खाओगे तो बन जाएगी। अगर आपको टॉप करना है, अपनी क्लास में टॉप करना है, एक दिन पढ़ाई करोगे हो जाएगा? एक दिन में टॉप हो जाएगा? नहीं होगा ना। क्या आपको, अगर आपने एक दिन जिम गए तो आपको कंसिस्टेंटली जिम जाना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट आएगा। अगर आपने वो करना है, क्या कहते हैं, अगर आपको टॉप करना है तो आपको कंसिस्टेंटली स्कूल में और क्लास में हर जगह पे परफॉर्म करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर रिजल्ट आएगा। आया ना? पक्का? ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला जाता है कि अगर आपने एक पॉलिसी, एक प्रैक्टिस या एक मेथड एक बार अडॉप्ट कर लिया, तो वो मेथड आपको ईयर आफ्टर ईयर सेम तरीके से अडॉप्ट करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी आपने इस साल अडॉप्ट करी, आपको पसंद नहीं है, आपने अगले साल चेंज कर दी, फिर पसंद नहीं है, फिर आपने अगले साल चेंज कर दी और अपनी मनमर्जी से कुछ भी बनाए जा रहे हो। नहीं, अगर एक मेथड आपने फॉलो कर लिया तो आपको हर साल वो मेथड फॉलो करना है कंसिस्टेंटली। एक एग्जांपल देता हूं, देखो डेप्रिसिएशन ना एक कंसेप्ट होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी असेट की वैल्यू में फॉल आना, गिराना। ठीक है, किसी वैल्यू, असेट की वैल्यू में गिरावट आना। जैसे कि मान लो मेरा फ़ोन है, अब वो मैंने एक साल इस्तेमाल किया तो इसकी वैल्यू कम हुई होगी, तो मैं बोलूँगा इसकी वैल्यू क्या हुई? डेप्रिशिएट हुई। अब दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि एक साल मैंने 1000 रुपये कम कर दिया, दूसरे साल मैंने 800 कम कर दिया, तीसरा साल मैंने 1200 कम कर दिया, चौथा साल मैंने 1400 कम कर दिया। एक ये तरीका है। एक है मैंने हर साल 1000 कम किए। बताओ कौन सा ज़्यादा ठीक है? कौन सा ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा फिजिबल लग रहा है, ठीक लग रहा है? ये वाला या ये वाला? ये वाला? ये वाला मेथड ज़्यादा सही लग रहा है आपको? कुछ भी अपनी मर्जी से चार्ज कर सकता हूं मैं, तो इससे इसका मतलब तो ये है कि मैं किसी साल में पूरे का पूरा चार्ज कर दूंगा। फिर तो हमने एक प्रिंसिपल अभी पहले पढ़ा था, है ना? ये वाला ज्यादा ठीक है। इवन एक पैटर्न ऐसा भी हो सकता था कि हम इसे 1000, 900 और 810 कुछ इस तरीके से कम कर रहे होते, एक मतलब 10-10% गिरा रहे होते, तो भी एक बात समझ में आ रही होती। लेकिन यहाँ तो कुछ भी पैटर्न नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्पॉइल हो रही है, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी लग रही है, तो ये रियल रिजल्ट्स को शो करेगा। अब डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड होते हैं, इसे समझा रहा हूँ। ये वाला मेथड होता है दोस्त एसएलएम, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी हर साल आप सेम वैल्यू गिराओगे। एक होता है डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जहाँ पे आप वैल्यू को थोड़ा थोड़ा 10-10% से गिराते रहते हो। ठीक है, अगर आपने अकाउंटिंग के अंदर में एसएलएम फॉलो कर लिया तो हर साल आपको एसएलएम ही फॉलो करना है। अगर आपने डब्ल्यूडीवी फॉलो कर लिया तो आपको हर साल डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है। ये नहीं कि एक साल एसएलएम फिर डब्ल्यूडीवी फिर एसएलएम फिर डब्ल्यूडीवी फिर डब्ल्यूडीवी फिर एसएलएम। ये क्या तरीका है? यू आर नॉट फॉलोइंग द कंसिस्टेंसी। ठीक है, समझ में आई बात? तो अकाउंटिंग के अंदर अगर आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड एंड फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। हर साल बदलाव नहीं करना। ठीक है, ये नहीं कि आज जाके 2 घंटे जिम करी, कल के दिन लेट गए, परसों के दिन आपने क्या करा कि फिर जाकर 3 घंटे जिम करी, खाना आपने एक दिन बहुत भर के खा लिया, एक दिन उपवास में बैठ गए। ऐसे बॉडी नहीं बनेगी। बनेगी कैसे? आप डेली जिम जा रहे हो, डेली खा रहे हो और सेम तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हो। ठीक है, प्रूडेंस एंड ये कंजर्वेटिज्म मेरा सबसे फेवरेट, मतलब मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब। कंजर्वेटिज्म और ये क्या कहता है? प्ले सेफ। प्ले सेफ का मतलब क्या होता है कि तुमने वो बात सुनी होगी ना कि जब प्यास लगे तब कुआं नहीं खोदना चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये नहीं कि जब चीज़ हो गई तब जाके आप तैयारी कर रहे हो, आपको तैयारी बहुत पहले से कर लेनी है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि कोई नुकसान होने वाला है, कोई खर्चा आने वाला है, तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लो। उस खर्चे के आने का वेट मत करो कि भैया जब ये खर्चा आएगा उस दिन कुछ सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि ये खर्चा होने वाला है, पहले से रिकॉर्ड कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे, अब वैसे तो ये बहुत ही वाहियात एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, कि जब घर में बेबी बर्थ होता है तो घर वाले पहले से ही उसके फ्यूचर के समझ जाते हैं कि भाई अगर एक दिन ये कॉलेज में जाएगा, ठीक है, एक दिन इसकी शादी होगी,
ठीक है, शादी के नाम पे देखो मुझे पता था खुश हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन इसकी शादी होगी, एक दिन इनका कॉलेज की फीस होगी, तो वो क्या करते हैं, जिस दिन कॉलेज की फीस होगी, फीस आएगी, या जिस दिन शादी होगी उस दिन वो खर्चे के लिए बारे में सोचेंगे। वो क्या करते हैं, वो शुरुआत से उन्हें पता है ये खर्चा आने वाला है, उसके लिए पैसा सेव करना शुरू कर देते हैं, इसके लिए हाँ तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे तुम समझना चाहो कि दहेज बचाते हैं, ये बचाते हैं, वो बचाते हैं, लेकिन करना शुरू कर देते हैं, है ना। क्यों करते हैं, कंजर्व रहते हैं, कंजर्व यानी प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग भी यही कहता है कि भैया अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए पहले से पैसा बचाने लगो। इतनी बात कंफर्म है ना, अरे इतनी बात कंफर्म है ना कि अगर आपने 1 लाख की मशीन खरीदी है और इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, इसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स है, तो 10 साल बाद ये मशीन जीरो हो जाएगी, 10 साल बाद, 10 साल की लाइफ के बाद जीरो हो जाएगी। तो क्या 10वें साल जाकर के पैसा इसके लिए बचाओगे? तो कायदा क्या है कि 10 साल जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम होती रहेगी उतना उतना पैसा बचाते रहो, बचाते रहो, बचाते रहो। जैसे 10वां साल कंप्लीट हो गया, जीरो होगी, तुम्हारे पास लगभग 1 लाख रुपए पड़े होंगे, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, कंजर्व हुए आप। रेवेन्यू के लिए क्या बताता, पहले ही नहीं कि लॉटरी का टिकट खरीदे तो पहले ही पार्टी मना दो, जॉब के पहले दिन ही कहा कि हो गई जॉब लग गई, जॉब लग गई, नहीं, जब तक रेवेन्यू कंफर्म ना हो जाए मिली है मिलेगी तब तक रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन लॉसेज एंड एक्सपेंसेस के लिए क्या कहता है कि लॉसेज एंड एक्सपेंसेस लगे भी ना कि होने वाला है तो उसके लिए पहले से तैयारी कर लो, कंजर्वेटिज्म। इसका दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है, प्रूडेंस, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रूडेंस। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए पहले से तैयारी नहीं, लेकिन बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, हर पॉसिबल लॉसेस के लिए पहले से तैयारी कर लो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड लोअर देन मार्केट प्राइस। देखो अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है मार्केट प्राइस से कम है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू है, जैसे कि आपके पास बुक वैल्यू लिखी हुई है 5,000 और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 4,000 है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में इन दोनों में से जो कम है उसको रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि आपको पता है अभी इसकी वैल्यू कम हो चुकी है, तो उसमें रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। जैसे कि ये इस एग्जांपल में आप दे सकते हो, क्रिकेटर है तो बॉल के लगने का वेट करता है क्या, इसे पता है कि मैं खेल रहा हूँ तो बॉल लग सकती है, तो उसके लिए पहले से तैयार है क्या, पैड वगैरह पहन के, सब कुछ चीज़ें पहन के, ताकि जब बॉल लगे तो उसे दिक्कत ना हो, सेफ रहे, कंजर्व रहे, ठीक है। मटीरियलिटी, मटीरियलिटी में शादी वाला एग्जांपल लेंगे हम, शादी ब्याह वाला, जैसे मैं शादी ब्याह की बातें बोलता हूँ खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। डर लगता है, अच्छा हाँ, चेहरे पे डर तो नहीं दिख रहा तुम्हारे, हाँ लाली आ रही है बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली। ठीक है, तो मटीरियलिटी क्या है, मटीरियलिटी कहता है कि देखो अब जब तुम्हारी मान लो शादी ब्याह होने वाला है, तो तुमने वो एक मूवी थी ना, वो सोनू की टीटू की स्वीटी, पता नहीं क्या कुछ अजीब सा यही नाम था शायद, तुमने देखा होगा, उसमें जो लड़का होता है वो पहले दिन ही लड़के से मिलता तो सब बता देता है कि जो घर की तिजोरी की चाबी है वो हाँ वो दादी के पास रहती है, वो पैसे जो है वो यहाँ रहते हैं, मैं गले पे मैं बैठता हूँ, फलाना ढिकना, तो क्या बोलती है, क्या तुम पहली मुलाकात में सब बता देते हो। देखो आपको एक बिजनेस के अंदर में लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं, एक बिजनेस के अंदर में लाखों, आपको सारी बातें स्टेक होल्डर को नहीं बतानी, क्योंकि स्टेक होल्डर बोलेगा कि भाई मैं इसका क्या करूं, मुझे वो बातें बता जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से मेरा डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लड़की, अगर आप शादी के उसमें मिल भी रहे हैं, तो ये नहीं कि जाके आप सारा बता दो कि मम्मी तो जो है ना पापा से झगड़ती रहती हैं, और दादी जो है ना वो सारे टाइम करती रहती हैं, ये करते रहते, ये सब बातें नहीं बतानी है, ठीक है। आपको मटेरियल फैक्ट क्या हो सकते हैं, मटेरियल फैक्ट ये होते हैं कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी है तो वो आप डिस्क्लोज करो, क्योंकि आपके इस डिसीजन की देखो घरों में लड़ाइयाँ सबके होती हैं, उसके घर में भी होती होगी, हमारे घर में भी होती है, तो बहुत कॉमन सी बात है ना। ये बातें मटेरियल नहीं है, मटेरियल बातें क्या है कि आपको कोई डिसीज तो नहीं है, आपकी जो जॉब है वो सिक्योर्ड है, आपकी जॉब सही तरीके से मिल रही है, सब आप कितना सही एजुकेटेड हैं, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर इसमें झोल है तो सामने वाले का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा। अब भाई आपको कोई बहुत वो है, भयानक डिसीज है,
आप सामने वाले को नहीं बता रहे हो, वो उसी के बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है। तो कल के दिन वो एक मूवी भी थी ना, उजड़ा चमन, उसमें वो क्या होता है कि शादी कर लेती है और बाद में बदलते पति टकला है, फिर वो कोर्ट केस हो जाता है ना, कि भाई आपने झूठ बोला, आपने चीज़ें रिवील नहीं करी। तो इसलिए मटीरियलिटी कहता है कि सारी बातें नहीं रिवील करनी स्टेक होल्डर्स को, केवल वो बातें रिवील करनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे पता लगाएंगे? जिससे उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा। डिसीजन इन्फ्लुएंस होने का मतलब क्या, कि अगर ये बात उसे नहीं बताई तो वो अपना डिसीजन चेंज कर देगा। ठीक है, अगर मैंने इसे ये बात बताई होती तो सबका डिसीजन चेंज हो जाता है, तो वो मटीरियल है। अगर मेरे इस बात को बताने से उसका कोई डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि अगर मैंने ये बताया कि मेरे को पिज़्ज़ा खाना पसंद है, इसे लड़की को कोई उस इस पिज़्ज़ा खाने और ना खाने पर वो शादी का डिसीजन थोड़ी लेने वाली है, तो पिज़्ज़ा नहीं खाता जा तो उसे शादी नहीं करूंगी। ये कैसे फालतू की बात है ना। वो कहेगी हाँ ठीक है, खाते हो तो भी ठीक है, नहीं खाते तो भी, उसका डिसीजन चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेरी जॉब जो है वो छूटी हुई है, मैं कमाता नहीं हूँ, घर वालों के टुकड़े पे पल रहा है, इस पे उसका डिसीजन चेंज हो सकता है ना। तो ये बात डिस्क्लोज करनी है। तो मटीरियलिटी भी मैंने खैर आपको बता दी। अब देखो, एक बिजनेस के अंदर में आज की तारीख में हमने एम्प्लॉयज को समोसा खिलाया, क्या इस बात से इन्वेस्टर्स को कोई फर्क पड़ता है कि तुमने समोसा खिला दिया? है तो ट्रांजैक्शन। लेकिन हम कह रहे तुम्हें पता है हमने तो अपने एम्प्लॉयज़ को समोसे भी खिलाए, चटनी भी मंगा के खिलाई, ठीक है, और हाँ पार्टी में भी कुछ खर्चा करवाया। कहेगा भाई ये सब मत बता, मुझे ये बता कितना इन्वेस्ट किया, कितना लोन लिया, कितना इंटरेस्ट दिया, कितना ये किया, कितने खर्चे हुए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सारी बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बताई जाती, वो बताई जाती है जो इंपॉर्टेंट है या मटीरियल है। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटीरियल इफ देर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर। तो ये डिस्क्लोज करना है। ठीक है, जैसे कि गाड़ी वाले एग्जांपल में ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बताएगा, बट ये सारी बातें थोड़ी बताएगा कि भाई साहब इसके अंदर जो कुशन है ना वो बहुत ही ऐसे बढ़िया, एकदम मजा आ जाता है। वो इंजन के बारे में बताएगा और ये बता रहा है कि सर आप ना रात को लेके चलोगे ना सर गाड़ी, एकदम लोग ना खुश हो जाएंगे, ऐसे ये सब बातें नहीं, वो जरूरी बातें बताएगा। ये भी इससे ये नहीं बोल सकते कि भाई सारी बातें बताओ, कितनी बता देगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बताएगा, है ना। चैप्टर खत्म। ठीक है, तो ये था हमारा